बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसे हिंदी में कहते हैं परमाणु संरचना। तो इसमें आज पढ़ेंगे द्रव्य की द्वैत प्रकृति, डी ब्रोगली समीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली इक्वेशन। इसमें आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देंगे, इस सिद्धांत में कण और तरंग द्वैत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। तो सर्वप्रथम द्वैत प्रकृति का विचार जो है ये आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने जो है प्रकाश के संदर्भ में बात की। तो प्रकाश के संदर्भ में यहाँ पर उन्होंने दो बातें कही। एक तो कहा कि प्रकाश पुंज विवर्तन और यहाँ पे व्यतिकरण, ये जो है ये यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो प्रकाश होते हैं, प्रकाश पुंज जो होता है वो विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन और व्यतिकरण इंटरफेरेंस प्रदर्शित करते हैं। जो एक क्या होता है वो तरंग की तरह वो व्यवहार करते हैं। यानी कि जो प्रकाश में पहले गुण उन्होंने क्या बताया कि उसमें कौन सा गुण पाया जाता है, वो तरंग का गुण पाया जाता है। और उन्होंने दूसरी पॉइंट में क्या कहा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या प्रकाश पुंज की कण, यानी कि जो पुंज होती है वो एक पार्टिकल्स की तरह वहाँ पर एक काम किया। यानी कि पुंज की उसको जो है उसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि वो जो पुंज है वो किस रूप में दिखाई दिया, कण के रूप में दिखाई दिया। तो यानी कि ये कण की तरह व्यवहार कर रहा है। यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो एक पुंज है वो एक कण की तरह व्यवहार कर रहा है। यानी कि प्रकाश में ही ये दोनों गुण पाया जा रहा है। तो प्रकाश में इस पहले पॉइंट के अनुसार देखें तो उसमें हम तरंग का गुण पाया जा रहा है। यदि हम दूसरे पॉइंट के अनुसार देखें तो उसमें कौन सा गुण पाया जा रहा है, कण का गुण पाया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आइंस्टीन ने ये बताया, आइंस्टीन के अनुसार से बात करें कि प्रकाश में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश में तरंग और कण ये दोनों का गुण पाया जाता है। इसलिए इसे तरंग कण द्वैत प्रकृति कहते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये बात थी कि 1923 में, एक साल बाद यानी कि 1924 में 1924 में यहाँ पर डी ब्रोगली ने कहा नहीं, केवल प्रकाश में ही नहीं बल्कि जितने भी गतिमान सूक्ष्म कण हैं उसमें भी एक गुण पाया जाता है। तो उन्होंने अपने वर्डों में यानी कि डी ब्रोगली के अनुसार अगर से बात किया जाए, आइंस्टीन ने यहाँ पर क्या बताया कि प्रकाश में तरंग और कण दोनों के प्रकृति पाए जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, तरंग और कण द्वैत प्रकृति के नाम से जानते हैं। जबकि डी ब्रोगली ने कहा कि नहीं, बल्कि प्रकाश में ही नहीं बल्कि जो गतिमान सूक्ष्म कण है उसमें भी ऐसा गुण पाया जाता है। तो इन्होंने जो गतिमान सूक्ष्म कण है प्रकाश के साथ वो भी इन्होंने ऐड कर दिया। तो यानी कि इन्होंने एक नई डिफिनीशन दिया, नया परिभाषा दिया। यानी कि डी ब्रोगली के अनुसार अगर से बात करें तो डी ब्रोगली ने क्या कहा, प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वैत प्रकृति की तरह जिस प्रकार से यहाँ पे प्रकाश और यहाँ पे अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगे जो विकिरण निकलता है तो उसमें द्वैत प्रकृति पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से गतिशील पदार्थ में भी तरंग तथा कण, यानी कि ये तरंग और कण दोनों ही प्रकार के गुण क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि डी ब्रोगली ने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर केवल प्रकाश में ही नहीं बल्कि कोई भी गतिमान कण है उसमें भी ये तरंग और कण का गुण पाया जाता है। तो डी ब्रोगली ने इसको ये कहा। तो यानी कि कह सकते हैं कि इसे ही द्रव्य की द्वैत प्रकृति के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो डी ब्रोगली ने कहा, यानी कि किसी पदार्थ की बात कही
तो यानी कि कोई भी पदार्थ ने जो कहा तो इसे क्या कहता है, कहा जाता है द्रव्य की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत कहते हैं। इसे ही यहाँ पर आगे आप लोग नोट कर सकते हैं, इसे ही द्रव्य की द्वैत प्रकृति सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये चीजें बताई। और अगर से बात किया जाए द्रव्य के साथ संबंध तरंग और द्रव्य, यहाँ पर संबंध तरंगे और द्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो द्रव्य के साथ जो तरंगे उत्पन्न कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्य तरंगे कहलाती हैं। तो डी ब्रोगली के अनुसार अगर से हम बात करें, डी ब्रोगली के अनुसार इसे हम मिटा देते हैं। तो डी ब्रोगली के अनुसार देखेंगे, डी ब्रोगली के अनुसार यदि कोई यहाँ पे यम द्रव्यमान का कोई सूक्ष्म कण को स्मॉल यू वेग से एक गतिमान है, तो यहाँ पर इसमें यू वेग से गति कर रहा है, तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगा, उसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा, और उसका यहाँ पर देखेंगे तरंग दैर्घ्य लैम्डा, और उसके संवेग यहाँ पर बोले तो संवेग जो होता है, संवेग मतलब मोमेंटम संवेग को हम P से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पे P बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, यहाँ पे द्रव्यमान, यहाँ पे संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोमेंटम, और इसको क्या कहते हैं, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो P = द्रव्यमान इंटू वेग को U से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं mu। यानी कि ये संवेग, यानी कि तो तरंग, यानी कि यहाँ पर एक बार फिर से देखेंगे तो डी ब्रोगली के अनुसार यदि कोई कण यम द्रव्यमान का स्मॉल यू वेग से गति कर रहा है, तो उस कण के लिए उसका तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा, यहाँ पर तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा, और संवेग जैसे मोमेंटम P में क्या संबंध होगा, तो यानी कि क्या संबंध होगा, तो यानी कि लैम्डा = क्या होता है, लैम्डा, इसका अगर समीकरण के रूप में अगर से लिखें तो लैम्डा = क्या होता है, H/mv, mv या mu कह सकते हैं। यदि हम यहाँ पे वेग को u माने हैं तो यहाँ पर u लिखेंगे, अगर से v माने हैं तो v लिखेंगे। तो यहाँ पर ये इस समीकरण से हम यहाँ पर लैम्डा का मान और यहाँ पर इसके संवेग का मान यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यानी कि यहाँ पर mu क्या है, p है, यानी कि यहाँ पर लैम्डा r, इसको लिख सकते हैं लैम्डा h/, यहाँ पर क्या हो जाएगा, p। हम इस इक्वेशन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जहाँ h क्या है, h देखेंगे प्लैंक्स नियतांक, जहाँ पर h क्या है, प्लैंक्स नियतांक। ये एक चीज हम यहाँ पर और ऐड कर देते हैं कि यहाँ पर तरंग प्रकृति की बात करें, तरंग प्रकृति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/1 कण प्रकृति। इसको हम यहाँ पर ये ऐड कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये तरंग प्रकृति है, और ये तरंग प्रकृति जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है,
ये कण प्रकृति के यानी कि यम के, यानी कि यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, ये यहाँ पर हम इसको अभी समझा रहे हैं। तो यहाँ पर ये समझ लेते हैं, यहाँ पर एच क्या है, जहाँ पे एच क्या है प्लैंक नियतांक है, जहाँ पर एच जो है प्लैंक नियतांक है, और यहाँ पे यम क्या है द्रव्यमान है, और यहाँ पर यू क्या है, यहाँ पर यू जो है यहाँ पे वेग है, यानी कि इसको हम दोनों को क्या बोलेंगे संवेग कहते हैं, और यहाँ पर लैम्डा क्या है ये तरंगदैर्घ्य है। तो यानी कि इसको हम ये लैम्डा और ये द्रव्यमान में क्या संबंध होगा, तो तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा है, तो लैम्डा और यम में क्या संबंध होगा, तो तरंग की प्रकृति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/कण की प्रकृति। यानी कि इस इक्वेशन से क्या स्पष्ट हो रहा है, इस इक्वेशन से यही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे देखेंगे कण की तरंग अगर से कण का मान जितना अधिक होगा, इस इक्वेशन से अगर से बात करें कि यहाँ पे कण जितना यहाँ पर ये भारी होगा, कहने का मतलब यहाँ पे कण का द्रव्यमान, कण का यम की वैल्यू यहाँ पर जितना अधिक होगा वो तरंग उसमें उतना ही कम होगा। कहने का मतलब यहाँ पे जैसे हम एक चाक लिए हैं, चाक को पहले खूब छोटा टुकड़ा किए हैं, तो यानी कि पहले बहुत छोटे पार्टिकल्स को लिए हैं, उसकी देखेंगे तरंग उसकी क्या होगी काफ़ी ज़्यादा होगी, यानी कि उससे उसका अगर से उसका वजन यानी कि उसका द्रव्यमान और बढ़ा दिया जाए, यानी कि उसकी पार्टिकल्स को और बढ़ा दिया जाए, बढ़ाने के बाद देखेंगे क्या हो जाएगा, अब उसकी तरंग क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा ना होकर बल्कि पहले की अपेक्षा वो क्या हो जाएगा, उसका तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगा। लेकिन अगर से उसकी यम की वैल्यू अर्थात द्रव्यमान और बढ़ा दिया जाए, जैसे चाक है इतना धीरे धीरे इसका बढ़ाते बढ़ाते यानी कि किस तरह से आएगी, जितना यानी कि उसका द्रव्यमान बढ़ता जाएगा वैसे ही उस कण का उस पार्टिकल्स का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, वो उसकी ये तरंग की प्रकृति की गुण क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर अगर से इसकी बात करें तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये जो सिद्धांत है कि द्रव्य की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत केवल छोटे छोटे पार्टिकल्स पे लागू होते हैं। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जो बड़े बड़े जैसे चट्टान है, तो जितने कह सकते हैं जितने भी अधिक पार्टिकल्स बड़े पार्टिकल्स होंगे, उस बड़े पार्टिकल्स के लिए ये सिद्धांत हमारा वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। इसको हम नोट करेंगे कि यानी कि यहाँ पे तो एक यहाँ पे इसको हम नोट करेंगे कि यहाँ पे डी ब्रोगली के अनुसार क्या होगा, तो डी ब्रोगली के अनुसार यहाँ पर कह सकते हैं इस इक्वेशन से स्पष्ट है कि यहाँ पे ये किसी कण का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी यहाँ पर उसकी तरंग की प्रकृति क्या होगी उतना ही कम होगा, और जिस इस कण जितना ही छोटा होगा, कण छोटा कहने का उसका द्रव्यमान जितना कम होगा उसकी उसमें तरंगदैर्घ्य उतनी ही अधिक होगा। इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि यहाँ पर तरंग प्रकृति इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यानी कि व्युत्क्रमानुपाती 1/कण प्रकृति, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑलरेडी घटेगा। कहने का मतलब तरंग प्रकृति अगर से बढ़ रहा है तो यहाँ पे उस पार्टिकल का कण का द्रव्यमान क्या होगा, वो घटेगा, और यदि इसका कण का मान बढ़ रहा है तो तरंग प्रकृति का मान वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये बढ़ेगा। ये अगर बढ़ रहा है तो घटेगा, और ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा। तो यानी कि एक दूसरे के दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कह सकते हैं द्रव्य की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, इसमें हम लास्ट लाइन में लिख सकते हैं द्रव्य के द्वैत प्रकृति का सिद्धांत केवल और केवल सूक्ष्म कणों के गतिशील वाले कण के लिए ये महत्वपूर्ण है, जबकि देखेंगे बड़े पिंडों के लिए ये सिद्धांत हमारा क्या होता, लागू नहीं होता है। तो यानी कि हम क्या चीज़ समझे यहाँ पर, हम एक चीज़ ये समझे, एक बात पुनः हम शुरू से रिवाइज कर दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आइंस्टीन ने क्या बताया, आइंस्टीन ने प्रकाश को लेकर के उसमें बताया कि प्रकाश में दो गुण पाए जाते हैं, एक
तरंग के और एक कण के प्रकृति पाया जाता है, इसलिए उसको जो है तरंग कण द्वैत प्रकृति के नाम से उन्होंने उसको बताया। लेकिन बाद में 1924 में यहाँ पर डी ब्रॉगली ने बताया कि नहीं, कि यह केवल प्रकाश और अन्य विकिरणों में ही नहीं बल्कि जो गतिमान वस्तुएं गतिमान पार्टिकल्स कण है उसमें भी एक कण और तरंग का गुण पाया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर ये दोनों के गुण पाए जाने के कारण यानी कि हम इसीलिए यानी कि यहाँ पर द्रव्य की द्वैत प्रकृति के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ए डी ब्रॉगली समीकरण के अनुसार डी ब्रॉगली के अनुसार अगर से बात किया जाए कि यहाँ पर मान लेते हैं यम द्रव्यमान का एक यहाँ पर कोई पार्टिकल्स स्मॉल u वेग से गति कर रहा है, तो उसमें उपस्थित तरंगदैर्घ्य और उसमें उपस्थित ये समवेग अर्थात मोमेंटम में क्या संबंध होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन mu। तो यहाँ पर इसको mu क्या यहाँ पर ये देखेंगे संवेग है p है, तो यानी कि यहाँ पे ये लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे कण का मान यहाँ पे बढ़ता हुआ चला जाएगा वैसे वैसे उसमें क्या हो जाएगा, कण की प्रकृति का मान घटता हुआ उसमें तरंगदैर्घ्य घटेगा। अर्थात यहाँ पे तरंग की प्रकृति इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा हमारा कण प्रकृति के। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे जैसे कण का मान बढ़ेगा, कण की द्रव्यमान यानी कि m की वैल्यू बढ़ेगा, ऐसे ही तरंग की प्रकृति का मान क्या होगा, घटेगा। तो हम ये जो है इतने पूरे प्रोसेस को यहाँ पर क्या बोलेंगे, द्रव्य की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत कहेंगे। तो इसमें कह सकते हैं जो यहाँ पे h की वैल्यू होता है, h बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 6.6 × 10 घाते माइनस 6.6 × 10 घाते माइनस 34, ये होता है कूलॉम। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है जो यहाँ पर क्या है, प्लैंक नियतांक, जिसका मान होता है 6.6 × 10⁻⁻24 कूलॉम होता है। तो एक चीज यहाँ पर हम नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। तो यहाँ पर किसी भी प्रयोग के द्वारा हम एक साथ जो है तरंग और कण का मान नहीं बता सकते हैं। ये यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे इस इक्वेशन में, यानी कि इस समीकरण में, यानी कि हम इसको नोट कर सकते हैं कि कोई भी एक प्रयोग के द्वारा हम उसमें उस कण का या प्रकाश के यानी कि तरंग और कण का दोनों का एक साथ उसमें व्याख्या नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे तरंग के लिए अलग प्रयोग करेंगे, कण के लिए अलग से प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग से आपका यहाँ पे ये तरंग के कण का और तरंग का ये दोनों गुण का हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। तो ये अब हम आते हैं यहाँ पे डी ब्रॉगली समीकरण पर, इसको हम मिटाते हैं। तो आप इतना समझ चुके होंगे द्रव्य की द्वैत प्रकृति क्या होता है। यहाँ पे अब हम देखेंगे डी ब्रॉगली समीकरण। डी ब्रॉगली समीकरण की उत्पत्ति। डी ब्रॉगली समीकरण की उत्पत्ति यहाँ पर हम बात करें कि मान लेते हैं, यहाँ पर माना हम नोट कर देते हैं, यहाँ पे माना यम द्रव्यमान का एक कण, माना यम द्रव्यमान का एक कण u वेग से, यहाँ पर यम द्रव्यमान का एक कण u वेग से चल रहा है
है तथा लैम्डा, लैम्डा यहाँ पर क्या है, लैम्डा जो है तरंगदैर्घ्य, लैम्डा अर्थात यहाँ पे तरंगदैर्घ्य यहाँ पर क्या है, तरंगदैर्घ्य की तरंग उत्पन्न करता है, तरंगदैर्घ्य की तरंग उत्पन्न करता है, ये जो है इतना उत्पन्न करता है। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति के लिए, प्रकाश के द्वैत प्रकृति के लिए, द्वैत प्रकृति के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर प्लैंक समीकरण से, प्लैंक समीकरण से, यहाँ पर ये क्वेश्चन प्लैंक समीकरण से, यानी कि यहाँ पर प्लैंक समीकरण में E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल E बराबर यहाँ पर क्या है, प्रति फोटॉन की बात करें, प्रति फोटॉन इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, AHc अपान ये क्या होता है, लैम्डा। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये प्लैंक समीकरण के अनुसार है। उसी को अगर से देखेंगे आइंस्टीन समीकरण जो ऊपर आया था, यहाँ पर आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार क्या होता है, आइंस्टीन समीकरण से, यहाँ पे आइंस्टीन समीकरण से E इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ये दोनों, यानी कि इसका इक्वेशन मान लेते हैं 2 है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या मिलेगा, E इक्वल टू यहाँ पर Hc अपान लैम्डा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर से हम बात करें कि लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 1c से 1c यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर h अपान क्या हो जाएगा, mc, ये क्या हो जाएगा, h अपान mc हो जाएगा। तो यानी कि अगर से बात करें कि यहाँ पर इस इक्वेशन का अगर से बात करें, यदि गतिशील कण भी, यदि गतिशील कण भी, यानी कि अगर से यहाँ पे कोई भी कण गतिशील है, तो यानी कि यहाँ पे कोई भी कण गतिशील कण भी द्वैत प्रकृति रखता है, भी द्वैत प्रकृति रखता है, यानी कि कोई भी गतिशील कण वो यदि द्वैत प्रकृति यदि रखता है तो वहां पर वो कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो रखता है, तो विकिरण वेग यहाँ पर क्या था, यानी कि यहाँ पर विकिरण वेग यहाँ पर क्या है, c, तो इस कि कण के वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा, कण का वेग जो होता है u होता है, यानी कि कण के वेग u, और यहाँ पर देखेंगे कण का वेग u से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, यानी कि इसके जगह पर हम c को यहाँ से रिप्लेस किया जा सकता है। रिप्लेस करने पर यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि लैम्डा इक्वल टू h अपान
MU। अगर से यहाँ पे कोई भी गतिशील कण भी द्वैत प्रकृत अगर से रखता है, कोई भी कण में अगर से द्वैत प्रकृत का गुण पाया जाता है, तो जो विकिरण वेग है यहाँ पर c है, तो उस कण की जगह पर यहाँ पर वेग u से उसके जगह पर क्या है, उसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अर्थात यहाँ पर c की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, u। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कण में द्वैत प्रकृत का गुण भी पाया जाता है, यानी कि इसलिए यहाँ पर ये लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, H/MU। तो यानी कि यहाँ पर इसको हम MU को हम क्या लिख सकते हैं, अगर से हम आगे लिख सकते हैं तो लैम्डा इक्वल टू H/MU का मतलब यहाँ पर क्या है, ये P है। P हमारा क्या है, संवेग, यानी कि लैम्डा इक्वल टू H/M क्या हो जाएगा, संवेग। यहाँ पर इक्वेशन में हम इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, तो जहाँ पे यहाँ P क्या है, गतिशील कण का संवेग, यहाँ पे P क्या है, जहाँ P इक्वल टू गतिशील कण का संवेग, ये चीज यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर एक बार हम पुनः इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। तो यानी कि डी ब्रोगली समीकरण के उत्पत्ति किस प्रकार है, यहाँ पे हम मान लेते हैं यम द्रव्यमान का एक कण u वेग से चल रहा है तथा लैम्डा तरंग दैर्घ्य की तरंग उत्पन्न करता है, तो प्रकाश के द्वैत प्रकृत के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लैंक समीकरण से ये इक्वेशन आपको याद रखना है, E इक्वल टू क्या होता है, H/lambda, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। आइंस्टीन समीकरण से तो E बराबर mc², यानी समीकरण 2 1 और 2 से आपस में बराबर रखेंगे, यहाँ c से कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू H/mc आ जाएगा। तो यानी कि इसमें अगर से यहाँ एक प्रकाश के लिए c यहाँ पे क्या है, प्रकाश के लिए है, और प्रकाश का यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे विकिरण वेग है, जबकि कण के लिए क्या होता है, कोई यदि गतिशील कण भी द्वैत प्रकृत रखता है तो विकिरण वेग c के कण के वेग u से क्या किया जा सकता है, प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर c की जगह पर u लिखा जा सकता है। तो यानी कि लैम्डा इक्वल टू H/MU, अब यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू H/P, यानी कि लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, संवेग, यानी कि MU इक्वल टू क्या होता है, P हमारा क्या संवेग है। तो यानी कि जहाँ पे P क्या है, यहाँ पे गतिशील कण का संवेग है, इसको हम याद रखेंगे। और इसमें इसके आगे हम बताते हैं डी ब्रोगली सिद्धांत का सत्यापन किस प्रकार से हुआ, डी ब्रोगली समीकरण का सत्यापन किस प्रकार से हुआ, इसको आप सभी नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पे डी ब्रोगली समीकरण हम डायरेक्ट लिख देते हैं सत्यापन, यानी डी ब्रोगली समीकरण का ऊपर लिख देते हैं डी ब्रोगली समीकरण का सत्यापन किस प्रकार से सत्यापन हुआ कि डी ब्रोगली समीकरण में, यानी कि यहाँ पर हम पॉइंट यहाँ पर बता देते हैं, यानी कि जो कैथोड किरणें होता है, जो कैथोड किरणें अपने मार्ग से चलता है, यानी कि कैथोड किरणें जो है जैसे जैसे अपने मार्ग से चलता है, तो यानी कि उसको चेक करने के लिए एक यहाँ पर लिया गया, यहाँ पर एक ट्यूब लिया गया और ट्यूब के बीच में एक यहाँ पर एक पहिया रखा गया, यानी कि एक पहिया यहाँ पर रखा गया बीच में। ये पहिया काम क्या करेगा, जैसे ही हवा यहाँ पर जैसे ही पार्टिकल से टकराएगा वैसे ही ये क्या करने लगेगा, ये घूमने लगेगा। तो यानी कि यहाँ पे कैथोड किरणें जिस प्रकार से यहाँ पर ये चलता है, तो यानी कि यहाँ पे जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि जैसे इस पहिए से थोड़ा ये टकराएंगे वैसे ही पहिया हल्का से क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है कि इसमें कुछ ना कुछ इसमें
हल्के पहिए जो इसमें घुमाया जाता है, इससे सिद्ध होता है कि इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान यानी कि इसमें कुछ कण की प्रकृति पाया जाता है। जो यहाँ पर पहिया घुमा रहा है, यानी कि पहली चीज़ ये होता है कि कण में एक प्रकृति जो ये कण मतलब एक कण जो है इसमें एक कैथोड किरणों में एक कण का गुण पाया जाता है, जिसका कुछ ना कुछ यहाँ पे द्रव्यमान होता है। यानी कि द्रव्यमान की बात करें यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻⁻23 किलोग्राम होता है। तो और दूसरी चीज़ इन्होंने देखेंगे डेविसन, जर्मन, थॉमसन के निकिल क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन पुंज में वही चीज़ इन्होंने बात किया, पुंज में वहाँ पे निर्वतन से ज्ञात किया जो गतिशील इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की तरह व्यवहार करता है। एक देखेंगे यहाँ पे कण की तरह व्यवहार किया और दूसरा देखेंगे यहाँ पे तरंग की तरह व्यवहार किया। यानी कि एक कण यहाँ पे एक बार हम इसको तरंग की को फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर एक प्रयोग हुआ था जिसका वैज्ञानिक का नाम था डेविसन, जर्मन और थॉमसन। यहाँ पर डेविसन, जर्मन और थॉमसन ये वैज्ञानिक का नाम था। यहाँ पर ये वैज्ञानिक का नाम था। इन्होंने निकिल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन पुंज में निर्वतन को ज्ञात किया था। तो जिसमें वो किस चीज़ का गुण पाया गया था, जिसमें गतिशील जो इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें जो इसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन थे, इसमें कुछ ना कुछ इसमें तरंग का गुण पाया गया। यानी कि इसमें गतिशील कण पाया इलेक्ट्रॉन पाया गया जो एक तरंग की तरह व्यवहार कर रहे थे। तो यानी कि इसमें दोनों नियमों की पुष्टि, यानी कि जो डी ब्रॉगली ने अपने सिद्धांत में बताया कि कोई भी प्रकाश के अलावा भी कि कोई भी गतिशील सूक्ष्म कण होते हैं उसमें डुअल नेचर ऑफ मैटर होता है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, द्रव्य की प्रकृति और डी ब्रॉगली समीकरण का सत्यापन होता है। तो हम समझते हैं कि आप ये समझ गए होंगे कि इसके सत्यापन की, यानी कि कण का कैसे पता चला कि यानी कि कोई भी एक निर्वात में उसमें देखेंगे इसमें कैथोड किरणें जब इसमें प्रवाहित किया जाता है, बीच में पहिया लगाया रहता है, तो जैसे ही एक कण इसमें टकराएगा तो यानी कि ये पहिया क्या होगा, घूमने लगेगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि इस कैथोड किरणों में कुछ कण का गुण पाया जाता है। जब कण टकरा रहा है तभी वो पहिया घूम रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो है ये कुछ कण का गुण पाया जाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे डेविसन और जर्मन और थॉमसन ने अपने प्रयोग में यहाँ पर ये चीज़ देखा, जो निकिल क्रिस्टल में उन्होंने इसका जब प्रयोग कर रहे थे निकिल क्रिस्टल में, तो इसमें ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ गतिशील अवस्था में है। यानी कि इससे यह स्पष्ट पता चला कि ये जो इसमें कुछ ना कुछ ये क्या होगा, इसमें तरंग का गुण पाया गया। तो यानी कि इन दोनों प्रयोग से स्पष्ट होता है कि जो डी ब्रॉगली ने अपने सिद्धांत में बताया था कि कोई भी प्रकाश अथवा कोई भी गतिशील सूक्ष्म कण हो उसमें डुअल नेचर ऑफ मैटर होता है। यानी कि यहाँ पर द्रव्य की द्वैत प्रकृति होती है, तो इससे इस नियम की पुष्टि होता है। तो आप लोग आज इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, आज कॉपी में अपना नोट्स बना लेंगे। नोट्स में क्या बनाएंगे, द्रव्य की प्रकृति क्या होता है, किसे कहते हैं, और उसके बाद हम डी ब्रॉगली समीकरण की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इसको अपने कॉपी में, और डी ब्रॉगली का सत्यापन किस प्रकार से हुआ ये आप अपनी कॉपी में आज नोट्स बना लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।